नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम यूपीएल स्टॉक का टेक्निकल प्लस फंडामेंटल एनालिसिस करने जा रहे हैं। और आज जो 11% की गिरावट आई है, इसके पीछे का जो बड़ा रीजन है वो है इसके Q3 के रिजल्ट, जिसमें इसने नेट लॉस शो किया है और जिस वजह से आज हाहाकार हुआ है स्टॉक में और पैनिक सेलिंग जो है वो देखने को मिली है। तो ये क्लियर हो गया। आइए बात करते हैं सबसे पहले इसके फंडामेंटल के ऊपर और देखते हैं कंपनी में स्ट्रेंथ कितनी है। तो स्ट्रेंथ देखने के लिए सबसे पहले मैं जाऊंगा इसकी प्रमोटर होल्डिंग में। इसकी प्रमोटर होल्डिंग को मैं समझना चाहूंगा। तो इसके प्रमोटर कौन है? प्रमोटर होता है इसका ऑनर, या फिर आप कह लीजिए जिसको इसकी पूरी दिशा पता होती है, जिसको इसकी जड़ पता होती है। तो यहां पर जैसे जैसे स्टॉक गिर रहा है, प्रमोटर खरीदता जा रहा है, इस बात को भूलिएगा नहीं। 30% की होल्डिंग थी दिसंबर 2022 में, आज दिसंबर 2023 कंप्लीट हो चुका है और 32% यानी कि 2% से ज्यादा की होल्डिंग, आप कह सकते हो 1.5% से ज्यादा की होल्डिंग प्रमोटर ने खरीदी है। और ये 1.5% की जो होल्डिंग है ये करोड़ों लाखों करोड़ों में होगी, ये बात भूलना नहीं। तो ये सबसे बड़ा एक पॉजिटिव साइन हमें देखने को मिल रहा है। ये बहुत अच्छा साइन है हमारे लिए कि प्रमोटर इसको बाय ऑन डिप कर रहा है। और जब भी कोई भी बड़ा प्लेयर प्रमोटर एक स्टॉक को खरीदता है तो उसके पीछे एक ही रीजन होता है और वो रीजन होता है कि स्टॉक अप जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। सेलिंग के पीछे हजारों रीजन हो सकते हैं क्योंकि उसको पैसे की जरूरत हो सकती है, लेकिन जब एक बंदा किसी स्टॉक में पैसा डालता है वो उसको ऊपर ही ले जाना चाहता है। ये बात ध्यान रखिएगा, एवरेज कर रहा होता है। इसी के साथ आपको यह भी बोलना चाहूंगा कि म्यूचुअल फंड ने भी अपनी 0.25 की होल्डिंग जो है वो इंक्रीज की है, वो भी आपको नहीं भूलना चाहिए। एफआईस की बात करूं तो एफआईस ने भी सितंबर 2023 में कुछ फंड्स बेचे थे, बट अब दोबारा से उन्होंने यहां पे 1% से आप कह सकते हो नियर अराउंड खरीदारी की है। तो ये भी एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिल रहा है। डीआईएस की बात करें तो इन्होंने माल बेचा है, तो आप ये कह सकते हो कि जो माल इन्होंने बेचा वो एफआईएस ने भी खरीद लिया, प्रमोटर ने भी खरीद लिया। तो ये हमारे लिए सबसे अच्छी बात है। देखिए, प्रमोटर की ऑलमोस्ट तो हम लोग होल्डिंग कहते हैं कि 40 से 50% होनी चाहिए, बट इसकी 32% की है। तो इसमें घबराने की तब भी जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें एफआईएस का माल ही यहां पर देखोगे तो 34% है, डीआईएस का माल ही देखोगे तो 20% है। तो यहां पर 90% से ज्यादा की होल्डिंग या 80% से ज्यादा की होल्डिंग तो बड़े प्लेयर्स के पास है। पब्लिक के पास माल देखोगे तो कितना है? 13% का। और पब्लिक भी अब यूएई खरीद रही है, यानी कि पब्लिक इसमें डर नहीं रही है, पब्लिक भी भरोसा लेकर आ रही है कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा। कहीं ना कहीं ये स्टॉक उनको सस्ता लग रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके अलावा म्यूचुअल फंड का मैंने आपको बता दिया। इसमें इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि इसमें कौन कौन बड़ा फंड हाउस जुड़ा हुआ है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC का ही इसमें 7% का हिस्सा है, जेपी मॉर्गन का ही इसमें 3.30% का हिस्सा है, ICICI का ही 3% है। तो ये बड़े बड़े निवेशक हैं जो इसमें लेके बैठे हुए हैं एक बड़ी इन्वेस्टमेंट एक स्टॉक में। आपकी होल्डिंग पता नहीं मुझे लाखों में होगी, 2 लाख में होगी, 20 लाख में होगी, मुझे नहीं पता, लेकिन इनकी जो एफआईएस और डीआईएस की होल्डिंग होती है ना, ये अरबों खरबों में होती है। ये बात ध्यान रखना। और ये बहुत ही रिसर्च करने के बाद एक स्टॉक में आते हैं, बेवजह कभी किसी स्टॉक में ये पैसा नहीं लगाते, ये बात ध्यान रखना। और जितनी होल्डिंग, आप ये कह सकते हो एफआईएस गलत होंगे, आप कह सकते हो कि भैया पब्लिक गलत हो सकती है, आप कहते हो म्यूचुअल फंड, क्या डीआईएस भी गलत? 3 लोग मिलके कभी गलत डिसीजन नहीं लेते हैं, पूरी रिसर्च करके ही किसी स्टॉक के अंदर आते हैं। तो आखिर ये क्यों आ रहे हैं? लेकिन स्टॉक तो फिर भी गिर रहा है ना, स्टॉक तो फिर भी गिर रहा है। कोई बात नहीं, उस चीज को समझेंगे हम लोग, समझेंगे इस फैक्टर को समझेंगे कि ये लोग क्यों खरीद रहे हैं। तो ध्यान रखना सबसे पहले कि जो प्रमोटर की होल्डिंग है, जो प्रमोटर एफआईएस डीआईएस, ये बहुत रिसर्च करके आते हैं। ये सबसे बड़ा हमें एक पॉजिटिव साइन मिल रहा है कि बाय ऑन डिप की यहां पे गेम जो है वो चल रही है तकरीबन, ध्यान रखिए। और पब्लिक तो माल बेचना नहीं चाहती, यानी कि डीआईएस और एफआईएस से माल खरीदने की कोशिश हो रही है, बट ये लोग तो माल खरीद ही रहे हैं, ठीक है, बेच नहीं रहे, उल्टा खरीद रहे हैं, इनको बिकवाने की कोशिश हो रही है। चलो, इसके अलावा हम आते हैं रेवेन्यू के ऊपर। कंपनी का रेवेन्यू अगर देखोगे साल दर साल बढ़ता जा रहा है, ये सबसे बड़ा एक पॉजिटिव पॉइंट है हमारे लिए, ध्यान रखना। बात करें नेट प्रॉफिट की, वो भी इंक्रीज होता जा रहा है। पिछले क्वार्टर इस 2023 में आपको यहां पर देखने को मिलेगा डिक्रीज हुआ है। अब
डेब्ट टू इक्विटी रेशो देखिए, कंपनी के ऊपर जो कर्जा था कहीं ना कहीं कंपनी ये खत्म करती जा रही है। तो जो आपको नेट प्रॉफिट में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं देखने को मिली वो यही है कि कंपनी अपना डेब्ट जो है वो क्लियर कर रही है, यानी कि कंपनी अपने कर्जे को कहीं ना कहीं खत्म करती जा रही है। इसीलिए आप लोगों को यहां पर एक इसके जो नेट प्रॉफिट है उसमें ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही, ये बात ध्यान रखिएगा। इसीलिए 2023 में भी हमें ज्यादा इसमें नहीं देखने को मिला, क्योंकि कहीं ना कहीं कंपनी अपना कर्जा जो है वो खत्म कर रही है। आइए बात करते हैं इसकी इनकम स्टेटमेंट की। तो आपको पता होना चाहिए अभी जो दिसंबर में रिजल्ट आए हैं उसमें कहीं ना कहीं कंपनी ने 1581 करोड़ का लॉस शो किया है। अब वो लॉस क्यों हुआ है? इनको इंटरेस्ट देना पड़ा है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। और कहीं ना कहीं हो सकता है इन्होंने कर्जा भी खत्म किया हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी आने हैं रिजल्ट, आएंगे और भी रिजल्ट आने हैं, इस रिजल्ट में दुनिया खत्म नहीं हो गई, ठीक है। कंपनी का रेवेन्यू आप देख लो, सेल्स देखो बहुत अच्छी हो रही है, ठीक है, यानी कि मेन बिजनेस से ही सारा पैसा जो है इनको आ रहा है। अब देखो अदर इनकम देखो अलग से हो रही है थोड़ी थोड़ी, ये भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब इनको जो इंटरेस्ट पड़ा ना इस साल आप देख सकते हो 800 करोड़ के करीब करीब, आप कह सकते हो 700 करोड़ का इंटरेस्ट ज्यादा पड़ा है, इनको ध्यान रखिएगा। इन्होंने ज्यादा इंटरेस्ट पे किया है, शायद उसी वजह से हमें कहीं ना कहीं एक लॉस जो है वो भी देखने को शायद मिल रहा है। चलिए कैश फ्लो में चलते हैं और इसका रीजन थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। और कैश फ्लो में अगर आप नोटिस करोगे तो आप यहां पे देख सकते हो कि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो अच्छा था। इन्वेस्टिंग में यहां पे आप देख सकते हो 1490 करोड़ का क्या किया है इन्होंने, इन्वेस्टमेंट की है, कहीं ना बिल्डिंग कैश जो भी है वहां लिया है। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज देखो, मार्च 2023 में अगर आप देखो फाइनेंस एक्टिविटी क्या होती है, जिसमें डिविडेंड होता है, बहुत सारी मतलब फाइनेंस से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो यहां पर आप देखो सबसे बड़ा अमाउंट है पिछले मार्च 2022 के मुकाबले मार्च 2023 में ये नंबर बहुत बड़ा है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने पैसा जो है वो चुकाया है, पैसे को ये कहीं ना कहीं अपना डेब्ट जो क्लियर करते आ रहे हैं, तभी हमें कंपनी की ज्यादा अभी ग्रोथ जो है वो नहीं देखने को मिल रही है। अदरवाइज नेट कैश फ्लो तो काफी अच्छा है, ये बात भूलिएगा मत। तो ध्यान रखिए कंपनी अपने कर्जे को कहीं ना कहीं खत्म करने की पूरी कोशिश जो है वो कर रही है, ठीक है, इस बात को भूलिएगा मत। तो यही है सबसे बड़ा रीजन जो आपको शायद ग्रोथ कंपनी में अब नहीं देखने को मिल रही, कंपनी अपने कर्जे को खत्म कर रही है। दोस्तों अभी तक जो मैंने इसका रेवेन्यू देखा, जो मैंने नेट प्रॉफिट देखा, मेरे को अच्छा लगा, मेरे को दिक्कत नहीं है। मैं आपको एक चीज बताऊं, आपने इसका वन टाइम लॉस देखा है, अभी आपने क्वार्टरली बेसिस पे इसका आपने अभी वन टाइम लॉस देखा 1581 का। दोस्तों टाटा मोटर कंपनी का स्टॉक बढ़ रहा है, आपको बहुत अच्छा लग रहा है। अगर इसका लॉस देखोगे ना 28,000, 10,000, 13,000, 11,000, ये कंपनी भी लॉस में थी। क्या कंपनी ये सरवाइव नहीं कर रही थी? कंपनी का बिहेवियर होता है कुछ चीजों को लेकर, वो स्टॉक को फॉलो करता है। एक बार छोटा सा प्रॉफिट दे दिया कंपनी ने तो स्टॉक ऐसे भागना शुरू हो गया है, ठीक है। लेकिन इस स्टॉक ने वन टाइम लॉस क्या दे दिया, वन टाइम आप लोगों को यहां पर एक बार लॉस किया है तो स्टॉक गिरना शुरू हो गया। ये एक क्या बोलते हो, एक साइकोलॉजी होती है रिटेल ट्रेडर की भी, कहीं ना कहीं बड़े प्लेयर की भी, जो मार्केट से माल जो है वो छीनना चाहते हैं, पब्लिक से माल को छीनना चाहते हैं, और वही चीज हमें देखने को मिल रही है, ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा मैं आपको इसकी बैलेंस शीट पे भी लेके चलता हूं, ध्यान से देखना इसकी बैलेंस शीट को। ये देखो कंसोलिडेशन बेसिस है, 150 करोड़ की तो टोटल इक्विटी मार्केट शेयर कैपिटल है, और यहां पे इंपॉर्टेंट देखो 153 की थी, 153 उल्टा इन्होंने अपनी इक्विटी शेयर कैपिटल को कम किया है, यानी कि अपने हिस्सेदारी कम की है। ये बहुत अच्छी बात है, एक पॉजिटिव पॉइंट है हमारे लिए। अब कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस देखिए, यहां पर 26,708 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व एंड सरप्लस है। ये पैसा थोड़ा नहीं है, बहुत बड़ा है। हाँ, इसके कंपैरिजन में कंपनी ने लॉन्ग टर्म जो कर्जा लेके रखा है ये देखो, लेकिन इसी कर्जे को मैंने आपको बताया कि कंपनी कम कर रही है, ये बहुत बड़ा एक पॉजिटिव पॉइंट है। कंपनी अपने कर्जे को खत्म कर रही है। आप शॉर्ट टर्म बोरिंग देखिए, इस कर्जे को भी कंपनी 42 से 28 पे ले आई है, ये भी खत्म हो रहा है। तो कंपनी अपने कर्जे को कहीं ना कहीं खत्म कर रही है, ये आपको भूलना नहीं चाहिए। ये बहुत अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है जिसके ऊपर कोई भी बात नहीं कर रहा। हाँ, कंपनी ने ये ट्रेड पेबल है, बिजनेस वगैरह आगे कर लिया है, प्रोडक्ट खरीद लिए हैं, ये इन्होंने कर्जा देना है 17,614 करोड़ का। इसके अलावा ये अदर करंट लायबिलिटी है, शॉर्ट टर्म ये है। अब मैं आपको ये बताता हूं, ये तो हो गया कि ठीक है इन्होंने प्रोडक्ट रॉ मटेरियल परचेज किया होगा, सारा कुछ किया होगा, अब ये पैसा देना है। बट
आगे इस माल को रखा कहां वो भी तो आपको देखना है। तो यहां पे सबसे पहले देखो इसकी इन्वेंट्री 13,985 करोड़ की इन्वेंट्री। ट्रेड रिसीवेबल, भैया वहां माल खरीदा है तो यहां पे 18,224 करोड़ का माल बेचा भी है और ये पैसा इनके पास आना भी है। सोचो जब ये पैसा आएगा तो क्या होगा। इसके अलावा कैश एंड इक्विवेलेंट देखिए 6,097 करोड़, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस देखिए 25 करोड़, अदर करंट एसेट देखिए ये। दोस्तों बैलेंस शीट के हिसाब से कंपनी के पास एसेट्स ज्यादा हैं, लायबिलिटीज कम है, ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा रिजर्व है, अच्छा कैश है, अच्छी इन्वेंट्री है, अच्छा ट्रेड रिसीवेबल है। तो आपको क्या चाहिए दोस्तों? मैं बोलना चाहूंगा ये कंपनी कैश रिच है, बहुत अच्छा पैसा है, अपना कर्जे को खत्म कर रही है, इसीलिए आप लोगों को ज्यादा प्रॉफिट नहीं देखने को मिल रहा है। ये बात ध्यान रखिएगा। कहीं ना कहीं इन्होंने अपने जो कर्जा लिया है उसके ऊपर इस कंपनी का फोकस है कि उसको खत्म किया जाए। ठीक है, अभी तक जो मेरे को पिक्चर दिख रही है मैंने आपको वो क्लियर कट बताई है। एज पर फंडामेंटल मुझे अभी तक कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। होगा वन टाइम लॉस, अगर ये वन टाइम लॉस शुरू शो किया है, इससे अगर कंपनी जीरो हो जानी है ना तो टाटा मोटर शायद कब की जीरो हो चुकी। मैं यार टाटा मोटर के साथ इसको कंपेयर नहीं कर रहा हूं, मैं सिंपल एक एग्जांपल देना चाहता हूं, इस बात को भूलिएगा मत। इसके अलावा भी अगर आप बड़ी सारी कंपनियां इसी सेक्टर की देखोगी ना वो लॉस में होंगी, ये बात भूलिएगा मत। ठीक है, ये मैंने सिर्फ आपको एग्जाम्पल के लिए दिखाया। बहुत सारी कंपनीज हैं जो लॉसेस शो कर रही हैं लेकिन उनके स्टॉक ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, ये बात ध्यान रखिए। बट इसका स्टॉक क्यों गिर रहा है, क्यों गिर रहा है, क्या वजह है इसके पीछे? आइए बढ़ते हैं अब हम टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। टेक्निकल एनालिसिस की तरफ मैं बढ़ूं उसके पहले मैं बता दूं हमारा मनी मेकर आरएस चैनल है जिसके ऊपर हम बिल्कुल टेक्निकल एनालिसिस बेसिक से सिखा रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहे हैं। 16 वीडियोस को मैं पोस्ट कर चुका हूं, जिन्होंने अभी तक नहीं देखी वो जरूर जाके देखें और टेक्निकल को आराम से बिल्कुल फ्री में जाके सीखें, क्योंकि आपको जो टेक्निकल में चीजें अब मैं बताऊंगा शायद वो समझ ना आए, बट यहां पर इन वीडियोस को देखने के बाद समझ आना शुरू हो जाएंगी। इसी के साथ मैं आपको यह भी बोल देता हूं कि जो स्टॉक्स को मैं खरीद रहा हूं, जिन स्टॉक्स को मैं बेच रहा हूं वो स्टॉक्स ये हैं, आपको देख सकते हो एनालिस्ट साजन हमारे टेलीग्राम चैनल पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जाके मेरी पोजीशंस को आप देख सकते हैं। इसे स्कैन कीजिए और ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं टेक्निकल पे। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि इस स्टॉक में एक हैबिट है। अब वो हैबिट क्या है? इसकी रिट्रेसमेंट की एक हद है। चलो मैं आपको बताता हूं इसकी रिट्रेसमेंट की हद। मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू हो जाऊंगा और यहां से चलूंगा। देखिए जब ये पहली बार स्टॉक यहां से लेके यहां तक चला था तो देखिए इसने 0.78 यहां तक इसकी गिरावट आई थी। ठीक है, फिर उसके बाद ये स्टॉक कहां से चलना शुरू हुआ? यहां से चलना शुरू हुआ और नीचे की तरफ गिरा और कहां तक गिरा? 0.78 की इसने रिट्रेसमेंट की। अब ऊपर की तरफ चलते हैं, फिर से ये चलना शुरू हुआ और यहां से जब एक रैली चलना शुरू हुई, कहां से चलना शुरू हुई रैली? यहां से, और यहां से नीचे तक गया, ये गया पॉइंट आप लोगों के 3 रेशो। ठीक है, 0.3 तक। बट देखा जाए तो इसको मुझे यहां से देखना चाहिए था क्योंकि कहीं ना कहीं रैली एक यहां से कंसोलिडेशन के बाद चला है, तो यहां पे भी 0.78 की रिट्रेसमेंट देखने को मिली। उसके बाद दोबारा ये स्टॉक चलना शुरू होता है यहां से और देखिए यहां तक गिरना कितना शुरू हुआ? 0.78 तक। ये तो कोविड का था, इसे अवॉइड कीजिए। अब दोबारा इस स्टॉक ने एक रैली दी है और यहां से इसकी रैली शुरू हुई है और अभी तक इस स्टॉक ने जो गिरावट दी है वो आप लोगों की 0.61 की है। दोस्तों इस स्टॉक की हैबिट है एक चलने के बाद ये 0.78 की रिट्रेसमेंट देता है और इसकी 0.78 की रिट्रेसमेंट यहां तक बन रही है। आप ये कह लीजिए 380 से लेकर 411 की रेंज तक ये स्टॉक जाने की पूरी कोशिश कर रहा है क्योंकि इसकी एक हैबिट है, चलने के बाद ये 0.78 की रिट्रेसमेंट देता ही है और 374 तक ये जाने की अब पूरी कोशिश कर रहा है। ये इसका बिहेवियर है और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो 374 411 के नियर अराउंड 380 के पास एक रिट्रेसमेंट बन रही है, इसी लेवल पे आपका एक डिमांड एंड सप्लाई जोन भी निकल कर आ रहा है 411 रुपए। तो आप लोगों को इसमें मेरे हिसाब से तो अभी घबराने की जरूरत नहीं है। एज पर टेक्निकल लेवल इस स्टॉक को 411 रुपए 95 पैसे 380 रुपए के करीब आना चाहिए और हो सकता है वहीं से आपको एक रिवर्सल देखने को मिले। बट ऐसा नहीं है
कि ये स्टॉक 374 आए। साजन भाई ने कहा था कि भैया 0.78 की रिट्रेसमेंट आती है, हम लोग यहां पे बाइंग करेंगे। ऐसा नहीं होता। जब भी कोई स्टॉक एक डिमांड एक सप्लाई के पास आता है, वहां से एक रिवर्सल देता है, उस रिवर्सल को हम कहते हैं या तो ये हायर हाई का पैटर्न बनाना शुरू करेगा, या कोई आरएसआई के बेस से रिवर्सल देगा, मूविंग एवरेज के कन्वर्जेंस होंगे, या फिर कोई आपकी कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा, लेकिन वो यहां पे आके बनेगा। देखिए जब यहां से निकला था तो ये आपकी छोटी सी कैंडल बनी थी रिवर्सल, और उसके बाद देखिए पिन बार कैंडल बन गई, चलना शुरू हो गया, हायर हाई का पैटर्न बन गया, चलना शुरू हुआ। यहां से पीछे आप देख सकते हैं जब ये यहां से चलना शुरू हुआ, इस रिट्रेसमेंट से ये दो कैंडल बनी, पिन बार बनना शुरू हुई और ऊपर की तरफ चलना शुरू हो गया। जब ये इस लेवल पे आया था फिर से पिन बार बनी, चलना शुरू हो गया। देख सकते हो जब ये इस लेवल पे आया था दोबारा यहां पर पिन बार बनी थी, चलना। तो इस स्टॉक की एक हैबिट ये भी है कि ये पिन बार्स बनाना शुरू करता है। तो जैसा कि आप यहां पर देख पाओगे जब से ये नीचे आ रहा है अभी तक इसने कोई भी पिन बार नहीं, जैसे पिन बार होती है ये जिसकी विक बड़ी लंबी होती है, देख रहे हो ये है विक। क्या आपको ऐसी कोई कैंडल दिख रही है? नहीं दिख रही है। यहां पर देखो जब चलना शुरू हुआ बनी थी ऐसी कैंडलें, अभी तक ऐसी कोई कैंडल इसके अंदर बनी नहीं है। और वो कैंडल कहां बनेगी? 374। तो आप लोग 400 से लेके 380 के लेवल के लिए रेडी रहें। वहां पर आकर अगर ये कोई पिन बार बनाता है अपने बिहेवियर के हिसाब से, कोई आप ऊपर से इसमें एक और चीज कर सकते हैं, आप इस तरह से एक ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। आपको इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आएगा, आप तब ले सकते हैं। आप बोलोगे ये ब्रेकआउट क्या होता है, क्या पिन बार होती है? जिनको नहीं नॉलेज, फिर से बता दूं, मनी मेकर आरएस चैनल है, इसके ऊपर ये मैं सारी चीजें सिखा चुका हूं। इन 16 वीडियोस को देखें तो आपको समझ आ जाएगा। मेरा आपसे एक ही अनुरोध है, घबराना नहीं होता है मार्केट। स्टॉक के बिहेवियर को समझो, फंडामेंटली अच्छा है, कोई भी कंपनी है, मैं सिर्फ यूपीएल के लिए नहीं कहता हूं, उसके बिहेवियर को समझो, बिहेवियर के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करो। अब ये आपको दिखा रहा है कि मैं 0.78 से गिरता हूं, तो आप 0.78 का वेट करें ना। आप क्यों खरीद रहे हैं यहां पर? आप क्यों खरीद रहे हैं यहां पर? हाँ, इसके अंदर डिमांड है 411 की, हाँ इसके अंदर 295 की डिमांड है। हो सकता है ये 0.78 से रिट्रेस ही ना करे, हो सकता है 295 आ जाए, लेकिन एक लेवल पे आने पे ही एवरेज होती है। एक लेवल पे आएगा तभी बाइंग हो सकती है। इसका लेवल 509 से 486 का भी है, ये भूलिएगा मत। हो सकता है यहीं से रिवर्सल हो जाए, लेकिन हमें स्टॉक का बिहेवियर पता है, ये 0.78 की रिट्रेसमेंट देता है। सबसे पहले तो हम वेट करेंगे यहां पर। दूसरा, हम इस ट्रेंड लाइन के भरोसे भी बैठेंगे कि जिस दिन भैया तू इसको तोड़ के निकलेगा मैं उसी दिन बाइंग करूंगा। और मंथली का चार्ट लगाइएगा, मंथली का चार्ट लगा के वीकली बेसिस जब ब्रेकआउट आए तब एंट्री लीजिए। स्टॉप लॉस बिल्कुल 486 का लगाइए। अगर यहां आहिस्ता आहिस्ता करते हैं यहां ब्रेकआउट आता है तो वेट करिए, 509 के ऊपर निकले तब बाइंग करिए, है ना। नीचे आ गया बिल्कुल 411 तो कोई बात नहीं, 411 के ऊपर जब ये ट्रेंड लाइन के साथ प्लस इसका रेजिस्टेंस तोड़ेगा हम तब एंट्री लेंगे। तो आपका डिसीजन जो है ना वो होना बहुत जरूरी है। इसके अंदर ब्रेकआउट, रेजिस्टेंस, आपके डिमांड एंड सप्लाई, जहां पे बड़े प्लेयर आएंगे 509 से 486, 411, 295, 275। इसके अलावा भी नीचे की तरफ लेवल हैं 132 से 88। जिन लोगों को बहुत भरोसा है कि ये स्टॉक चलना ही चलना है, उनको अगर इन लेवल्स पे मिलता है तो उनको एवरेज करनी चाहिए। जो विश्वास करते हैं एक रिवर्सल के ऊपर, जो विश्वास करते हैं एक ट्रेंड लाइन के ऊपर, क्योंकि आप एक फंडामेंटल स्टॉक में जब इन्वेस्ट करते हैं ना, वैसे तो उसमें एवरेज की जाती है, ये नहीं देखा जाता कब ब्रेकआउट आएगा कब नहीं, लेकिन ब्रेकआउट से एक रिवर्सल से ये बेनिफिट होता है कि फंडामेंटली तो वो कंपनी स्ट्रांग होती है। जब ब्रेकआउट रिवर्सल आता है तो एक फास्ट मूव आ जाता है, बड़ी तेजी के साथ आपको एक प्रॉफिट आना शुरू हो जाता है। लेकिन जब आप एवरेज करते जाते हैं तो वो कभी हमें पता भी नहीं होता वो कब चलना होता है। हो सकता है वो 5 सालों तक आपको लटका के रखे, लेकिन जब चलना शुरू हो तो 1 साल के अंदर पूरे 5 साल की कसर निकाल दे। ऐसी होती है आपकी लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट। टेक्निकल आपको बहुत फास्ट मूव देगा, आपको बस एक सतर्क होकर बैठ जाना है कि हाँ इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाएगा तो मैं खरीदूंगा, और जैसे ही उसके ऊपर जाता है फिर वो आपको फास्ट मूव दे देता है। टेक्निकल आपको ज्यादा वेट नहीं करवाता, आपको बस यही देखना है कि फंडामेंटल कंपनी अच्छी है, भैया वीकली मंथली ब्रेकआउट आया, एंट्री के लिए रेडी हो जाइए। दोस्तों बहुत मेहनत लगती है एक स्टॉक को बताने में, एक वीडियो को बनाने में।
इंटेंशन यही रहती है कि रिटेल ट्रेडर का कभी लॉस ना हो। फिर भी आप सबको बस इतना कहूँगा कि हो सके तो वीडियो को शेयर करिएगा, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ट्रेड लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर पूछना है, क्योंकि रिस्क आप सबका है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए था। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना